स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत करते हैं कि बिहार कांग्रेस की लिस्ट पर बड़ा अपडेट सामने आया है। 36 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। यह जारी प्रक्रिया के बीच कांग्रेस अपने भावी उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुट गई है। पार्टी इस कोशिश में जुटी है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों के लिए पूर्व में 2 या फिर 3 उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया जा रहा था, उनमें से अब अंतिम रूप से एक उम्मीदवार का चयन कर लिया जाए। यह शुक्रवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी ने ऑनलाइन बैठक करके नामों पर विचार किया। बैठक में पार्टी ऐसी सीटों पर भी मंथन किया गया जहां पर बीते चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार विजय हुए थे, यानी कि जीते थे। जानकारी के अनुसार अब तक करीब 36 उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध कर लिया है, जिन्हें पार्टी का सिंबल मिलना करीब तय हो गया है। पार्टी ने 5 विधायकों की सीट पर भी बैठक में मंथन किया। ये सीटें बक्सर, महाराजगंज, राजापाकर, भागलपुर और फिर मुजफ्फरपुर सीट शामिल है। सूत्रों के माने तो इन सीटों के विधायकों के कामकाज से पार्टी संतुष्ट नहीं है। बावजूद भी इन क्षेत्रों में नए नामों पर मोहर लगाने की बजाय पार्टी पुराने प्रत्याशियों को ही मौका देने पर विचार कर रही है। दोस्तों बीजेपी के बंधुआ वोटर्स पर तेजस्वी यादव की सर्जिकल स्ट्राइक सामने आई है। जंगल राज का भय दिखा करके भूमिहारों का वोट लेने वाले भगवा खेमे में क्योंकि एक जाति के कई नेताओं को टिकट देने की प्लानिंग चल रही है। जब बीजेपी जिस जाति के वोटरों को बंधुआ वोटर समझ बैठी थी, उसी वर्ग पर तेजस्वी यादव ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। राजद के इस निर्णय से बीजेपी बेचैन हो रही है। प्रशांत किशोर को लेकर पहले से बेचैन भाजपा तेजस्वी यादव के प्रहार से और परेशान हो उठी है। राजद जिस जाति को अछूत समझती थी, विधानसभा चुनाव में जिसे टिकट से वंचित किया जाता था, अब उसी जाति पर फोकस किया है। इसकी तस्वीर देखने लगी है। यह क्षेत्रवार बड़े नेताओं को दल में शामिल करा करके स्पष्ट मैसेज दिया गया है। वहीं पर जंगल राज का भय दिखा करके भूमिहारों का वोट लेकर के किनारा लगाने वाली भाजपा मुश्किल में घिरते जा रहे हैं। यह राजद ने भाजपा के कोर वोटरों के साथ लाने पर काम शुरू कर दिया है। कोर वोटर राजद के साथ आए, इसके लिए उसी जाति के नेताओं को दल में शामिल कराया जा रहा है। पर राजद ने भाजपा के परंपरागत मतदाता उस समाज से प्रेम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके लिए बड़े नेताओं को दल में शामिल करा करके विधानसभा का टिकट देने की तैयारी है। बात कर रहे हैं भूमिहार जाति की, तो राजद पहले भूमिहार जाति के प्रत्याशी देने से बचती थी। पूर्व की बात हो तो दूर है, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी राजद ने एक सीट पर भूमिहार कैंडिडेट दिए थे। वह सीट थी मोकामा, जहां से अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद ने भाजपा के कोर वोटरों में सेंध लगाने के लिए भूमिहार पर फोकस किया है। तेजस्वी यादव भूमिहार जाति से नजदीकियां बनाने के काम में जुटे हुए हैं। प्रेम बढ़ाने के लिए क्षेत्रवार बड़े नेता जो कि भूमिहार जाति से हैं, उन्हें दल में शामिल करा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अब तक करीब 4 बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है, जहाँ कई अन्य नेता कतार में हैं। सभी को राजद का प्रत्याशी बनाए जाने की खबर है। दोस्तों बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे का ऐलान आज हो सकता है। बीजेपी के दिलीप जायसवाल ने कहा कि लगभग सब फाइनल हो चुका है। यह बिहार एनडीए के सीट बंटवारे का ऐलान आज हो जाएगा। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि सीट शेयरिंग पर करीब निर्णय हो चुकी है और आज दिल्ली या फिर पटना में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। दिलीप जायसवाल का ये बयान उस खबर की पुष्टि करता है जिसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। आज सूत्रों का कहना है कि आज सीटों की संख्या का ऐलान हो सकता है, जो कि समझौता का बेसिक फॉर्मूला बनेगा। कैंडिडेट्स के नाम के साथ सीटों की लिस्ट 13 अक्टूबर को आ सकती है, क्योंकि बीजेपी का टिकट 12 अक्टूबर तक फाइनल होगा। वहीं पर बिहार बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में दिलीप जायसवाल ने कहा ने कहा है कि घटक दलों के बीच वार्ता लगभग पूरी हो चुकी है। सीट बंटवारे पर निर्णय करीब हो चुकी है। जायसवाल ने कहा है कि शाम तक सीट बंटवारे की घोषणा होगी। जायसवाल ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और फिर कांग्रेस के आधा दर्जन विधायक अगले 2 दिनों में भाजपा में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि 2024 में नीतीश सरकार की फ्लोर टेस्ट के दौरान एनडीए का साथ देने वाले मुरारी गौतम, भरत बिंद जैसे कुछ विधायक भाजपा के टिकट पर लड़ेंगे। ये सारे लोग विधानसभा से इस्तीफा दे रहे हैं। दोस्तों सीट बंटवारे पर बीजेपी जेडीयू का लेटेस्ट फॉर्मूला सामने आया है। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की दिल्ली में होने वाली अहम बैठकों से पहले भाजपा और फिर जनता दल यूनाइटेड की जेडीयू के बीच एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर सहमति बनने की खबर है, जहां एनडीए के
दोनों प्रमुख दल भाजपा और फिर जेडीयू ने मन बना लिया है कि अब इसी में 1-2 सीट आगे पीछे कर करके समझौता को अंतिम रूप दिया जाए। जब पहले चरण के चुनाव के लिए 18 जिलों की 121 सीटों पर नामांकन शुरू हो गया है, वहीं पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि निर्णय करीब हो गया है और फिर सीट बंटवारे की घोषणा हो जाएगी आज। सूत्रों के मुताबिक लेटेस्ट फॉर्मूले के हिसाब से बीजेपी और जेडीयू 102-103 सीट खुद लड़ेगी। बाकी 40-41 सीटों में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जितन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सेट किया जाएगा। बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। 11 और फिर 12 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार तय करेगी, तब 13 अक्टूबर को साझा ऐलान होगा। इसमें सभी दलों की कुछ सीटें हो सकती है, बाद में सभी दल अपनी पूरी लिस्ट अलग से जारी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा और जेडीयू 100 सीटों से ऊपर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर नीतीश कुमार का मन है कि जेडीयू को कम से कम 1 सीट भाजपा से ज्यादा मिले। इस सूरत में 102 सीट जेडीयू और फिर 101 सीट बीजेपी लड़ सकती है। इस बीच 40 सीटों में चिराग पासवान की लोजपा और रामविलास पासवान को 26 सीट दी जा सकती है। चिराग पासवान को इसके अलावा राज्यसभा की 1 सीट भी मिलने की चर्चा है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। विधानसभा चुनाव से पहले कई नेता अपने पुराने दलों को छोड़ करके नए राजनीतिक समीकरण बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अब मोहनिया सीट से आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी ने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर के सबको चौंका दिया है। माना जा रहा है कि वे आगामी चुनाव में बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतर सकती है। राजनीतिक गलियारों में यह खबर तेजी से फैल गई है और इससे आरजेडी खेमे में हलचल मच गई है। जब संगीता कुमारी की आरजेडी से नाराज होने की चर्चा पिछले कुछ महीनों से चल रही थी। बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, जिससे वे असंतुष्ट थी। सूत्रों के अनुसार उन्होंने कुछ समय पहले बीजेपी नेताओं से संपर्क के साथ लिया था और फिर पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रही थी। हालांकि अब जाकर के उन्होंने आधिकारिक तौर पर आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। जहां इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये फैसला उन्होंने अपने क्षेत्र और फिर जनता के हित में लिया है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद राजनीति में व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि विकास के लिए काम करना है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में आरजेडी ने 44 सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग तय कर ली है। ये लिस्ट पार्टी की चुनावी रणनीति, जातीय सामाजिक समीकरण और फिर महागठबंधन के भीतर के संतुलन की झलक पेश कर रही है। चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और फिर दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को हुई, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। ऐसे में राजद की ये प्रारंभिक सूची चुनावी राजनीति में एक बड़ा संकेत मानी जा रही है। दोस्तों, तेजस्वी यादव के ऐलान पर महागठबंधन में रार वाली बात सामने आई है। दरअसल पप्पू यादव ने सरकारी नौकरी को मुद्दा नहीं बताया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो फिर हर घर में सरकारी नौकरी होगी, इससे हर परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी करेगा और राज्य के यानी कि बिहार के कामकाज में भाग लेगा। सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर इस योजना का कानून बन जाएगा और फिर अगले 20 महीने में इसे लागू कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव के इस वादे पर महागठबंधन के अंदर भेद दिखाई दे रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के लोगों के लिए सरकारी नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव हर घर सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ रोजगार देने का है, जरूरी नहीं है कि वे केवल सरकारी नौकरी ही हो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बिहार के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि बटने और कटने की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं हो सकती है। जब से नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की बागडोर है, सांप्रदायिक सौहार्द है, सबको समान अधिकार प्राप्त है, कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो फिर उस पर कार्रवाई भी होती है। सर्वधर्म संभव वाले विचार से हम सभी लोग प्रेरित हैं। वहीं पर आरजेडी और फिर कांग्रेस ने भी योगी के बयान पर बीजेपी को घेरा है। आरजेडी नेता और फिर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में नीतीश मॉडल फेल हो गया है। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर योगी मॉडल लाना चाहती है। ये लोग बांटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दे रहे हैं, लेकिन बिहार में अब तलवार की कोई भी जगह नहीं है। जहाँ हम लोग कलम बांटने वाले लोग हैं और फिर आगामी चुनाव में हमारा मुद्दा रोजगार और शिक्षा रहेगा। इन लोगों को जनता सबक सिखाएगी। फैसल अली ने कहा कि इससे न यूपी चुनाव में फायदा होगा और न बिहार में। तेजस्वी के रहते यहाँ पर कोई भी नफरत नहीं फैला सकता। जनता विकास
दर्शाती है। वहीं पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि बीजेपी के पास सामाजिक तनाव पैदा करने, ध्रुवीकरण करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उधर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि हमारी पार्टी और फिर हमारे नेता चाहते हैं कि देश की राजनीति कभी भी जाति में ना बटे। जो लोग जात की सियासत करते हैं उनको हमारे फायर ब्रांड और फिर बड़े नेता अपने बयानों से जवाब देते हैं। योगी आदित्यनाथ का मानना है कि अगर यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, ब्राह्मण में बटोगे, दबा दिए जाओगे, इसलिए जाति में ना बट करके हमें एकजुट रहने की जरूरत है। कुछ सांप्रदायिक लोग खुद को जब एक संप्रदाय का मानते हैं तो फिर ऐसे में जाति से ऊपर उठ करके हमें एक धर्म हिंदू होने की में क्या दिक्कत है। दोस्तों, बिहार के बड़े दलित नेता रामविलास पासवान के भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अपनी लोक जनशक्ति पार्टी का विलय लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में कर सकते हैं। यह जानकारी यह है कि लालू प्रसाद यादव और फिर पशुपति पारस की इस मुद्दे पर लगातार बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही विलय का ऐलान हो सकता है। पशुपति पारस चाहते हैं कि उनकी पार्टी को बिहार विधानसभा में 8 सीटें दी जाए, लेकिन राजद इस पर राजी नहीं हो रही है। जैसे ही ये सहमति बन जाएगी, माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ी खबर सामने आएगी। आपको बता कि पशुपति पारस आरजेडी में अपनी पार्टी के विलय पर 12 सीटों की मांग कर रहे थे। जब पहले ये सहमति बनी थी कि आरजेडी अपनी कोटे से 5 सीटें देगी और फिर कांग्रेस 3, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर के राजद कांग्रेस के बीच चली आ रही वार्ता अब भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। बीते कुछ दिनों में हुई कई मैराथन बैठकों के बावजूद दोनों दलों के बीच 5 सीटों पर तकरार जारी है। उनमें सीटों में बायसी, बहादुरगंज, रानीगंज, कहलगांव और फिर सहरसा शामिल है। दोनों में से कोई भी पार्टी इन सीटों पर समझौता के लिए तैयार नहीं है। इनके अलावा मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर भी अभी तक आपसी सहमति नहीं बन सकती है। वहाँ पर सूत्रों के मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने रानीगंज, सहरसा और फिर बायसी से चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस को कहलगांव और फिर बहादुरगंज मिली थी। हालांकि दोनों ही दलों को इन सीटों पर हार नसीब हुई थी। इस बार राजद चाहती है कि कांग्रेस कहलगांव और फिर बहादुरगंज छोड़ दे, जबकि कांग्रेस रानीगंज, सहरसा और फिर बायसी की मांग कर रही है। वहीं पर इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में वार्ता में शामिल एक वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा है कि दोनों दलों में कोई भी एक सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। सहयोगी दल बढ़ जाने से हर पार्टी को अपने कोटे में कटौती करनी पड़ेगी, इसलिए बातचीत पेचीदा हो गई है। सूत्र बताते हैं कि राजद ने कांग्रेस से परामर्श किए बिना कहलगांव सीट पर एक यादव प्रत्याशी को टिकट देने का आश्वासन दे दिया है, जिससे कांग्रेस खफा है। तेजस्वी यादव ने कहलगांव से अपने विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी की है, जिससे कांग्रेस और फिर नाराज हो गई है। तेजस्वी के साथ झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश कुमार मौजूद हैं, जो कि राजद के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। 2020 में यहाँ पर भाजपा के पवन कुमार यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश को 42,893 वोटों से हराया था। वहाँ पर बहादुरगंज के बारे में अगर बात किया जाए तो बहादुरगंज में AIMIM के मोहम्मद अंजार नईमी ने जीत दर्ज की और बाद में वे आरजेडी में शामिल हो गए। जैसे सीट बंटवारे के अलावा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भी दोनों दलों में मतभेद है। राजद का स्पष्ट कहना है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा होंगे, जबकि कांग्रेस इस पर हामी नहीं भर रही है। कांग्रेस का तर्क है कि पार्टी परंपरागत रूप से पहले से सीएम चेहरा घोषित नहीं करती है। जब वहीं पर कुछ नेताओं को आशंका है कि यदि यादव समुदाय से सीएम चेहरा घोषित हुआ तो फिर गैर यादव ओबीसी वोट भाजपा के पक्ष में चला जाएगा। वहीं पर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा है कि हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ था। अगर तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाया गया तो फिर भाजपा इस मुद्दे को ओबीसी एकजुटता के लिए इस्तेमाल करेगी। वहीं पर राजद का कहना है कि हम महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री राजद का ही होगा। कांग्रेस या फिर अन्य दल अपने डिप्टी सीएम चेहरों का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनसुराज के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बिहार की सियासी गलियारों में इन दिनों एक नया नाम लता सिंह सुर्खियों में है। जी, ये वही लता सिंह है जो कभी सुप्रीम कोर्ट की गलियों में कानून की लड़ाई लड़ती थी। अब नालंदा के अस्थवा विधानसभा सीट से जनता का दिल जीतने और फिर चुनावी लड़ाई लड़ने उतर रही है। लता सिंह पेशे से वकील है, लेकिन इस बार उनकी दलीलें कोर्ट में नहीं बल्कि बिहार की जनता के सामने होगी। लता सिंह कोई साधारण उम्मीदवार नहीं है। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिर जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी कि आरसीपी सिंह की बेटी है। वही आरसीपी सिंह जो कभी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते थे। राजनीति उनके घर की दीवारों से टकरा करके गूंजती रही है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि लता सिंह ने बचपन से राजनीति को सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिया है। यह दिल्ली के DPS RK पुरम से स्कूली शिक्षा लेने के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट
हाईकोर्ट में वकालत शुरू की और कई अहम मामलों में पैरवी की। जहाँ प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने करीब 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। जो तो फिर जिन नामों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उनमें से एक नाम है लता सिंह का। जहाँ लता को नालंदा जिले के आस्थावा विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। जो वही इलाका जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला और फिर घर माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इसी सीट से नीतीश कुमार के बेटे निषाद कुमार के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये मुकाबला पुराने सहयोगी बनाम वर्तमान सत्ता के बीच की सीधी भिड़ंत बन जाएगी। जहाँ लता सिंह का पेशेवर सफर बेहद प्रेरक रहा है। वह सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है और कानून की बारीकियों को समझती है। जहाँ शुरुआती दिनों में उन्होंने पटना हाईकोर्ट में तत्कालीन एडवोकेट जनरल ललित किशोर के अधीन वकालत की ट्रेनिंग ली। उनकी बड़ी बहन लिपि सिंह बिहार कैडर की IPS अधिकारी है। यानी कि ये परिवार पहले से ही प्रशासन और फिर शासन दोनों को बहुत करीब से जानता है। लता सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने राजनीति अपने पिता से सीखी है, लेकिन राजनीति को नए नज़रिए से जीना चाहती हूँ। अब वक्त है बदलाव का। दोस्तों, बिहार में नई राजनीति की शुरुआत का दावा करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज नए चेहरों का दल बन गया है। पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है उनमें 49 नाम ऐसे हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। यह लिस्ट में महज 2 नाम ऐसे हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं। इन नामों में एक प्रशांत किशोर और फिर दूसरा अर्चना चंद्र यादव है। अर्चना चंद्र यादव ने साल 2009 में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और फिर साल 2010 में उन्हें बसपा ने नवीनगर से उम्मीदवार बनाया था। इसी प्रकार किशोर कुमार मुन्ना जो कि पहले चुनाव लड़ चुके हैं और फिर विधायक रह चुके हैं, उन्हें पार्टी ने अपनी पहली सूची में पहली लिस्ट में उम्मीदवार बनाया है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए दावा किया था कि उनकी पार्टी अमूमन नए चेहरों को मौका देगी। उन्होंने कहा था कि एक आध अपवादों को छोड़ दे तो फिर कोई ऐसा नेता हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने की नहीं जा रही है जो दूसरे दलों से पहले चुनाव लड़ चुके हैं। हम 90% से अधिक उम्मीदवार ऐसे उतारेंगे तो फिर पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा होगा। जनसुराज की पहली लिस्ट प्रशांत किशोर के इस दावे का पुख्ता करता है। पार्टी के 51 में से 49 प्रत्याशी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार जनसुराज की पहली लिस्ट में 96% नए चेहरे हैं। पार्टी का दावा है कि अगली सूची में अगली लिस्ट में भी नए चेहरे की हिस्सेदारी इसी प्रकार से रहेगी। जनसुराज के 51 लोगों की सूची में कुछ अनूठे प्रयोग भी देखने को मिल रहे हैं। जनसुराज ने पहली बार वाल्मीकि नगर जैसी सामान्य सीट्स में से थारू जाति के नारायण प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी प्रकार गोपालगंज की भोर विधानसभा से पार्टी ने प्रतीक किन्नर को उतारा है। दोस्तों, बिहार सरकार ने दीपावली 2025 के सरकारी छुट्टी में बदलाव कर दिया है। पहले ये छुट्टी 22 अक्टूबर को घोषित की गई थी, लेकिन नई अधिसूचना के अनुसार अब 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली का छुट्टी रहेगा। यह निर्णय राजकीय सांस्कृतिक महाविद्यालय काजीपुरम पटना से 26 जुलाई 2024 को प्राप्त पत्र और फिर सामान्य प्रशासन विभाग की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है। पहले जारी कैलेंडर में NI एक्ट के तहत दीपावली की छुट्टी 22 अक्टूबर और फिर चित्रगुप्त पूजा एवं भाईदूज की छुट्टी 23 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बदलाव का उद्देश्य त्यौहार की वास्तविक तिथि के अनुसार अवकाश सुनिश्चित करना है। दीपावली के दिन अब सभी सरकारी कार्यालय, बैंक और फिर शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा छठ महापर्व की छुट्टियां पहले की तरह ही जारी रहेगी। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है और फिर इस पर दोस्तों, बिहार की महिलाएं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के माफिया के चंगुल में फंसी है। जो 9 लाख महिलाएं फंसी है, ये कहना कांग्रेस का है। कांग्रेस का दावा है कि हम इन सब को मुक्त कराएंगे। दरअसल बात है कि पूरा बिहार 20 सालों से माफियाओं की गिरफ्त में है। पूरे बिहार में लूट मची है। जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी तो फिर बिहार माफिया मुक्त हो जाएगा, ये कहना है कांग्रेस का। जब कांग्रेस का कहना है कि चप्पे चप्पे पर माफियाओं को हम लोग समाप्त करेंगे। हमारे सरकार में माफियाओं के लिए 2 ही जगह होगी, एक स्थान जहन्नुम और दूसरा जेल में होगा। माफियाओं के लिए 2 ही उपाय है, पीठ पर गोली, पेट पर लात होगा। ये बातें कांग्रेस के पूर्व बिहार अध्यक्ष और फिर राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है। उन्होंने कहा है कि पहला माफिया महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज में फंसाने वाला है। वहाँ पर 9 लाख महिलाओं पर औसतन 20,000 बकाया है। वसूली के नाम पर धमकी और फिर हिंसा की रिपोर्ट सामने आते हैं। जहाँ हमारी सरकार आती है तो फिर ऋण रिकवरी के लिए त्वरित कार्रवाई हो करेंगे। माफियाओं की संपत्ति को कुर्की करके जब्ती
करने का काम करेंगे। भू माफियाओं के खिलाफ तुरंत रिकॉर्ड ऑडिट और फिर नकली रजिस्टर रद्द करेंगे। वहीं पर बालू माफियाओं पर भी कार्रवाई होगी, टास्क फोर्स बनाया जाएगा, ड्रोन से निगरानी होगी। वहीं पर शराब माफियाओं के लिए सख्त सीमा निगरानी होगी। या ठेका माफियाओं के लिए सड़कों, बिजली, नल, जल जैसी योजनाओं के लिए ई टेंडरिंग अनिवार्य होगी। पकड़े जाने पर आपराधिक मुकदमा होगा। या शिक्षा माफियाओं के लिए पेपर सिक्योरिटी कठोर करेंगे। वहाँ पर भर्ती माफियाओं के लिए पुलिस शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी। भर्ती में पूर्ण पारदर्शिता होगी। माइनिंग माफिया के लिए खनन लाइसेंस का रिव्यू होगा। अवैध कमाई का कुर्की जब्ती करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नेटवर्क में विशेष जांच टीम और फिर अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन करेंगे। दोस्तों, किशनगंज की कोचाधामन सीट सबसे हॉट गर्म सीट बनी हुई है। यहाँ पर आरजेडी में टिकट को लेकर की घमासान मची हुई है। उससे पहले प्रशांत किशोर ने ही बड़ा ही खेला कर दिया है, मैदान में अपना उम्मीदवार उतार दिया। कोचाधामन विधानसभा सीट इस बार पूरे सीमांचल की सबसे चर्चित सीट बन गई है। हाँ, कौन किस पार्टी से लड़ेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन चर्चाओं का माहौल इतना गर्म है कि आम लोगों से लेकर के कार्यकर्ता तक हर कोई टिकट की खबरों में उलझा हुआ है। इस सीट पर आरजेडी के टिकट को लेकर के सबसे ज्यादा खींचतान चल रही है। जी हाँ, 2020 में यहां से हाजी इजहार एसपी AIMIM के टिकट पर जीते थे, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली। अब वे दोबारा आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं पर दूसरी ओर पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम, जो कि पहले जेडीयू में थे और हाल ही में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद में शामिल हुए, वे भी टिकट की दौड़ में हैं। यानी कि राजद के अंदर वर्तमान और पूर्व के बीच टिकट की जंग छिड़ी हुई है। दोनों नेता अपने अपने समर्थकों के साथ पटना से लेकर के कोचाधामन तक सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें फैल रही है। कोई लिखता है कि खेला होवे तो कोई दावा करता है कि टिकट फाइनल हो गया। राजद हाईकमान की ओर से अभी तक किसी के नाम पर फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अंदर खानों में चर्चाएं जोरों पर है। इस वजह से समर्थकों के बीच असमंजस्य बढ़ता जा रहा है। वहीं पर जब आरजेडी ज्वाइन कराने के लिए तेजस्वी यादव किशनगंज के कोचाधामन के सुंदरबाड़ी आए हुए थे, तो उन्होंने वहां से एक बात कही थी कि किसी को भी नाराज नहीं होने देंगे। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेजस्वी की बातें सच साबित हो रही है। लोग कह रहे थे कि कोचाधामन में सीट तो एक है, लेकिन दो उम्मीदवारों को कैसे फिट किया जा सकता है। लेकिन जो अंदर खाने खबरें आ रही है, उससे यह अंदाजा लग रहा है कि तेजस्वी यादव सच कह रहे थे कि किसी को नाराज होने नहीं देंगे। यहाँ पर मामला सिर्फ कोचाधामन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कोचाधामन और बहादुरगंज तक मामला पहुंच गया है। जी हाँ, हालांकि हम खुल करके नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये आधिकारिक घोषणा नहीं है, इसीलिए आप समझ जाइए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। इधर AIMIM भी इस सीट पर दोबारा पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। पार्टी के 3 बड़े नेता टिकट की रेस में हैं और लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, मगर अब तक AIMIM की ओर से किसी का नाम तय नहीं हुआ है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पार्टी की ओर से सबसे पहले चाल चल दी है। उन्होंने बिना इंतजार किए हुए अबू अफान फारूकी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रशांत किशोर की ये चाल बाकी पार्टियों के लिए सिरदर्द बन गई है, क्योंकि उन्होंने पहले ही मैदान में झंडा गाड़ दिया है। वहीं पर एनडीए गठबंधन की स्थिति भी अभी स्पष्ट है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही गुटों में कुछ नेता कोचाधामन से टिकट पाने की कोशिश में है, लेकिन ये सीट एनडीए में किसे मिलेगी इसका भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इस तरह कोचाधामन में सियासत का पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं पर राजद में टिकट की खींचतान, AIMIM की हलचल और प्रशांत किशोर की सक्रियता और एनडीए की चुप्पी, इन सब के बीच कोचाधामन विधानसभा इस बार सीमांचल की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। और क्या प्रशांत किशोर की चाल बाकी दलों को पीछे छोड़ पाएगी? वहीं पर कोचाधामन का चुनाव इस बार सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि सीमांचल की सियासत की दिशा तय करने वाला मुकाबला होने जा रहा है। सीमांचल की सियासत इन दिनों एक ही नाम पर केंद्रित है, कोचाधामन विधानसभा सीट। इस सीट पर कितनी हलचल और चर्चा हो रही है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीट सिर्फ कोचाधामन तक ही अभी सीमित नहीं है, बल्कि कोचाधामन के बाहर तक भी चर्चा हो रही है। दोस्तों, सीमांचल में ईमान की राजनीति की शुरुआत हुई है। AIMIM उम्मीदवारों ने अल्लाह और ईश्वर के नाम पर सच्चाई की कसम खाई है। यह सीमांचल की सियासत में आज एक ऐतिहासिक और ईमानदार कदम उठाया गया है, जहां पर बाकी पार्टियां टिकट बंटवारे और फिर बयानबाजी में उलझी हुई है। वहीं पर AIMIM के उम्मीदवारों ने राजनीति को सच्चाई की राह पर लाने की पहल की है। आज सीमांचल के मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर उस मतदाता का दिल जीत लिया जो सालों से राजनीति की गिरती साख
फिराक से निराश था। एआईएमआईएम के सभी संभावित उम्मीदवारों ने अल्लाह और ईश्वर के नाम पर हल्फ उठाया। जब टीवी कैमरों के सामने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सब ने अपने नाम से दस्तखत किए और जुबान में कहा कि हम पार्टी के साथ सच्चाई से खड़े रहेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे, चाहे टिकट मिले या ना मिले। ये दृश्य किसी राजनीतिक ड्रामा से कम नहीं था, मगर ये ड्रामा नहीं, एक ईमानदार वादा था, एक ऐसा वादा जो सीमांचल की राजनीति में भरोसे की नई नींव रखा गया। अब राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि नियत से होगी, यही संदेश था एआईएमआईएम की इस पहल का। जब पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब कोई उम्मीदवार सिर्फ चुनाव के वक्त पार्टी के साथ नहीं रहेगा बल्कि जनता और अल्लाह दोनों के सामने जवाबदेह रहेगा। जब बीते चुनाव का जिक्र करें तो सीमांचल में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता, लेकिन जीत के बाद पार्टी से मुकर गए, जनता का भरोसा तोड़ा और अपने स्वार्थ के लिए सियासी पाला बदल दी। एआईएमआईएम की इस हल्फ यानी कि शपथ समारोह ने ठीक उसी राजनीति को करारा जवाब दिया है। जब पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि ईमान की मिसाल है। जो भी इस मंच पर हल्फ ले चुका है वह अब सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि अल्लाह और जनता दोनों के सामने कसमबद्ध है। इस ऐतिहासिक पल में मौजूद एक उम्मीदवार ने कहा कि अगर हमें टिकट मिलेगा तो मेहनत से जीतेंगे, अगर टिकट नहीं मिलेगा तब भी पार्टी और अपने नेता असदुद्दीन ओवैसी के साथ रहेंगे। यानी कि अब एआईएमआईएम में टिकट का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी निभाना है। इस हल्फ के साथ पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि सीमांचल की राजनीति में अब बिकाऊ नेता नहीं बल्कि वफादार नेता खड़े होंगे। वह पर राजनीति में जब सच्चाई, ईमान और भरोसे की बात की जाती है तो फिर यह पहल एक नए युग की शुरुआत बनकर के सामने आई। जब लोगों ने भी एआईएमआईएम की इस ईमानदार कोशिश को सराहा है। कई युवाओं ने कहा है कि यह पहला मौका है जब किसी पार्टी ने अल्लाह और ईश्वर के नाम पर वादा लिया ताकि नेता जनता से नहीं भागे। वाकई ये दृश्य सीमांचल की राजनीति पर एक नई कहानी लिख गया है, जहां पर एक और दूसरे दलों में टिकट को लेकर के खींचतान जारी है, वहीं पर एआईएमआईएम ने यह दिखाया है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं बल्कि एक इबादत भी हो सकती है अगर नियत साफ हो तो। वहीं पर अब आने वाले चुनाव तय करेंगे कि यह हल्फ कितनी सच्चाई से निभाई जाती है, लेकिन आज का दिन यह साबित कर दिया है कि सीमांचल की राजनीति अब भरोसे, नियत और सच्चाई के नए दौर में दाखिल हो चुकी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में महिला ने प्रलोभन देकर के 2,10,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल बात है कि किशनगंज सदर थाना क्षेत्र के बिलवा की रहने वाली एक महिला साजरा बेगम ने गांव के ही एक व्यक्ति पर प्रलोभन देकर के 2,10,000 रुपए ठगने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित महिला के आवेदन पर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद सदर थाना की पुलिस कांड के अनुसंधान में जुट गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़ित महिला से गाँव के एक व्यक्ति ने प्रलोभन देकर के 2,10,000 रुपए ले लिए। वापस मांगने पर बात को टाल दिया जाता था। तब पीड़ित महिला के पति ताहिर ने बिलवा निवासी पर 9 नवंबर 2024 को रुपए वापस करने को कहा। तब आरोपी व्यक्ति ने रुपए जल्द देने का इकरारनामा किया। इसके बावजूद भी अब तक रुपए नहीं लौटाए गए। जहां आरोपी की खोजबीन करने के बाद यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्ति ने अन्य महिलाओं से भी रुपए ठगी कर लिया है। जब पीड़ित महिला 6 अक्टूबर को रुपए मांगने आरोपी व्यक्ति के घर गई, लेकिन आरोपी व्यक्ति ने रुपए नहीं लौटाए और महिला के पति को जान से मार देने की धमकी दी गई। वहीं पर मामले की शिकायत को लेकर के कई अन्य महिलाएं भी न्याय की गुहार लगाने सदर थाना पहुंची थी। वहीं पर अन्य महिलाओं ने भी पुलिस के समक्ष कहा था कि आरोपी व्यक्ति के द्वारा गांव की अन्य महिलाओं को भी लोन दिलाने का प्रलोभन देकर के ठगी की जा रही है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग किसी तरह से रुपए इकट्ठा करते हैं, ऐसे में ठगी हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, किशनगंज में गलत जाति प्रमाण पत्र पर मुखिया को मुखिया के पद से हटा दिया गया है। जी हां, दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित जीरणगक्ष पंचायत की मुखिया सोगरा नसरीन को गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पद से हटा दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने फर्जी प्रमाण पत्र जमा करके आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की मांग के मामले में ये कार्रवाई की है। आयोग ने सोगरा नसरीन के फर्जी शपथ पत्र पर आपराधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इस मामले में दोषी पाए गए प्रशासनिक अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई
कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ये कार्रवाई बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के ज्ञापन संख्या 39/2024 के आलोक में की गई है। वहीं पर यह मामला तनवीर आलम द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सामने आया था। सुनवाई के दौरान प्राप्त साक्ष्यों से ये प्रमाणित किया गया है कि सोगरा नस्रीन की जाति शेख है, जो कि बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करके आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा और मुखिया बनी। राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 135 और 136(2) के तहत अयोग्य घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से मुखिया पद से मुक्त कर दिया गया। वहीं पर वादी की ओर से अधिवक्ता रंजीत चौबे और फिर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता अविनाश कुमार तथा एसबी के मंगलम ने अपना पक्ष रखा था। इस प्रकरण में तत्कालीन अंचल अधिकारी यानी कि सीईओ और फिर संबंधित राजस्व कर्मचारी को भी दोषी पाया गया है। आयोग ने इन अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, किशनगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तलाशी के दौरान 1 लाख रुपए जब्त किया गया है। दरअसल बात है कि किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड के अंतर्गत छतरगाछ पुलिस ने गुरुवार देर रात एक वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक कार सवार से 1 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। ये कार्रवाई विधानसभा चुनाव को देखते हुए लागू आदर्श आचार संहिता के तहत की गई है। यह घटना पोठिया प्रखंड के अंतर्गत छतरगाछ कैंप क्षेत्र में ठाकुरगंज किशनगंज मुख्य सड़क पर बैंक चौक के पास हुई है। पुलिस ने देर रात करीब 2 बजे एक कार की तलाशी के दौरान ये नकदी बरामद की है। छतरगाछ पुलिस कैंप प्रभारी राम बहादुर शर्मा ने बताया है कि जब्त की गई नकदी के संबंध में कार सवार व्यक्ति कोई भी वैध दस्तावेज या संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका। व्यक्ति की पहचान किशनगंज निवासी मोहम्मद जावेद पिता नूरुद्दीन साकिन पश्चिम पाली के रूप में हुई है। मोहम्मद जावेद किशनगंज से गलगलिया की ओर किसी काम से जा रहा था। पुलिस और फिर प्रशासन की टीमें विधानसभा चुनाव के कारण सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान ये मामला सामने आया। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।